ओके, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं वो देख लेती हूँ, मेबी अर्चना मैम की आईडी से ही उन्होंने जॉइन किया है। तो एक बार फिर से मैं चलती हूँ, हमारे 78 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, तो सबका ग्रेट वेलकम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और सीधा चलती हूँ मैं अर्चना मैम की आईडी से बात करती हूँ। हो सकता है वही हमारे बीच में आ चुके हैं, तो सर ने को होस्ट भी उनको बना दिया है। तो डॉक्टर साहब आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? ग्रेट वेलकम है सर आपका। धन्यवाद बहुत-बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। बेला जी नमस्कार, मैं भी दिल्ली पहुंच गई हूँ। दिल्ली? वो सर इंडिया, नमस्कार। अमेरिका। हेलो। ओके, क्या बात है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। रॉकिंग 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 सबके लिए रॉकिंग रनअवे। रॉकिंग क्या बता, आज तो हम दोनों को सुनने का मौका मिल गया, वो भी अमेरिका से। क्या बात हाँ है। हाँ जी। रॉकिंग रॉकिंग। तो चलिए मैं देती हूँ उनको, हैंड ओवर करती हूँ। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तरफ डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल, एमबीबीएस, एमडी एंड डूइंग एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस। मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। आप सब लोगों का स्वागत है और आप सबका धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं एकाग्रता से और नोट डाउन भी कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मेरी दी हुई बातों को आप ध्यान से नोट करें और आपके किसी काम आए। काम आने के 2 ही स्तर हो सकते हैं, एक अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर बन जाएँगे, लेकिन एटलीस्ट आप अच्छी तरह से उस मेडिसिन को जो भी आप देते हैं, मेडिसिन तो नहीं है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। इसको आप जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडली इसी नॉलेज के बेस के ऊपर आप मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप कन्विंस कर सकते हैं अपने उन लोगों को जो आपके को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो आप उनसे कह सकते हैं कि ऐसे हो रहा है और इसके इफ़ेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सब एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ के आधार पे ही कहा जा रहा है। 9 शायद 9 प्रोडक्ट्स हैं आपके इसमें शायद। तो आज मैं साइबेरियन जिनसेंग के बारे में बता रहा हूँ आपको, जहाँ मैंने पहले छोड़ा था। जहाँ मैंने पहले छोड़ा था वो तो बेसिकली मैंने आपको बहुत कम बताया था पिछली बार। अ, लेकिन अभी से उसकी आगे मैं चल रहा हूँ। ये पॉसिबली कहाँ-कहाँ इफ़ेक्टिव कैसे-कैसे हो सकता है। ये नोट करें कि आज का टाइम मतलब आज का युग, मैं आज से 50 साल पुराना युग की बात नहीं कर रहा हूँ, आज का युग। आज के युग के अंदर बहुत कॉमन है लोगों को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको और ये एविडेंस बेस्ड भी है। ये हमारी लिटरेचर में, हमारे जर्नल्स में भी आता है कि समय बीतता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है और लोग जहाँ समृद्ध होते जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को तरक्की मिल रही है, जहाँ लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं, वहाँ लोग साइकियाट्रिक भी होते जा रहे हैं। लोगों को हिडन डिप्रेशन एंड हिडन एंग्जायटी बहुत होती है और वो कई अनेकों साल तक अनडायग्नोज जाती है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता उसका और जब होता है तो बड़ी भयंकर रूप में होते हैं और फिर उनको बड़ी हेवी डोजेस मेडिसिन की देनी पड़ती हैं। उनके बाद ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण पेशेंट उन मेडिसिन्स को खा नहीं पाता। जब पेशेंट खा नहीं पाता तो पेशेंट को हम कहते हैं या पेशेंट कंप्लायंस नहीं हो रहा, यानी पेशेंट हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। लेकिन वो क्या करे, वो मजबूर है, साइड इफ़ेक्ट्स तंग करते हैं, आप मजबूर हैं, आप दवाई खिलाना चाहते हैं क्योंकि आप उसके रिश्तेदार हैं, आप उसके हस्बैंड हैं, आप उसकी वाइफ हैं और सोसाइटी हैं। और डॉक्टर भी मजबूर हैं कि उनके पास कुछ तरीका है ही नहीं उसके अलावा, उन्हें वो मेडिसिन देनी ही पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आप उस स्टेज पे पहुँच ही क्यों रहे हैं? और अगर पहुँच रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज के अंदर ही आप उसको ठीक क्यों नहीं करते हैं? तो मेरे दिमाग में ये आता है कि रेनाडस में जो आपका साइबेरियन जिनसेंग पड़ा हुआ है, अगर वो इतना काम कर रहा है या बाकी प्रोडक्ट्स, बाकी उसके इंग्रीडिएंट्स इतना काम कर रहे हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को से बचाने के लिए, इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन या एंग्जायटी से बचाने के लिए, तो अगर हम इसको दे भी रहे हैं किसी पब्लिक के अंदर लोगों को, बेशक उनको डिप्रेशन है या नहीं है, बेशक उनको एंग्जायटी है या नहीं है, अगर वो इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को ले रहे हैं और उनको स्टार्टिंग में लेने के कारण ही उनको इनिशियल फेजेस के अंदर डिप्रेशन या एंग्जायटी से लड़ने में मदद मिल रही है या उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए, पब्लिक को स्वागत करना चाहिए, सोसाइटी को स्वागत करना चाहिए और देश की गवर्नमेंट को भी स्वागत करना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत बड़ा लोड हम कम करते हैं। आपको बताऊँ हमारे जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, उसमें सबसे पहला जो 5 गाइडलाइंस हैं किसी भी देश की हेल्थ को बढ़ाने के लिए,
उसमें पहला जो है वो है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब अपनी हेल्थ को बढ़ाओ। हेल्थ बढ़ेगी तो आप बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड कर जाएंगे। तो उसी हेल्थ प्रमोशन का एक हिस्सा है शायद आपका ये प्रोडक्ट, जो कि हेल्थ को प्रमोट करता है, जिससे कि बीमारियों को काफी हद तक आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही अवॉइड कर देते हैं। और साइबेरियन जिनसेंग जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर को होने से पहले या होने की इनिशियल स्टेज में अच्छी तरह काउंटर कर सकता है। अ, जैसे कि देखा गया है कि जब पेशेंट्स को ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं तो सबसे ज्यादा कॉमनली दवाई दी जाती है वो है फ्लूडेक, FLUDAC, फ्लूडेक। इसमें पड़ा हुआ है फ्लोक्सेटिन, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप फ्लूडेक इतना कॉमन है कि किसी भी डॉक्टर या केमिस्ट से पूछेंगे फ्लूडेक तो वो समझ जाएंगे। और आप किसी पेशेंट से पूछते हैं कि क्या चल रहा है और उसको दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि फ्लूडेक या उससे मिलती जुलती दवाई तो नहीं खा रही है। तो फ्लूडेक एक बड़ी कॉमन दवाई है। और दूसरी दवाई कॉमन है लिथियम। लिथियम भी दी जाती है। तो ये दोनों की दोनों जब दवाइयां दी जाती हैं तो देखा जाता है उसके लेने के कारण, यानी फ्लूडेक और लिथियम लेने के कारण जो भी पेशेंट को फायदा होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि फ्लूडेक एंड लिथियम जिन पेशेंट को दी जाती है उनको देने के कारण जो भी पेशेंट को फायदा होता है, सेम फायदा तब देखा गया जब पेशेंट को साइबेरियन जिनसेंग एंड लिथियम दी गई। तो इसका मतलब ये है कि आप फ्लूडेक को अवॉइड कर सकते हैं। अगर पेशेंट को डिप्रेशन हो ही गया है और डॉक्टर ने उसको लिथियम एंड फ्लूडेक दे रखी है, तो आप उसको साइबेरियन जिनसेंग स्टार्ट कर सकते हैं साथ में, यानी कि यही आपका प्रोडक्ट जो है दे सकते हैं। और कुछ समय बाद आपको धीरे धीरे जब पेशेंट को और बेहतर फायदा होना शुरू हो जाएगा तो उसका फ्लूडेक आप बंद कर सकते हैं। और फ्लूडेक एक ऐसी दवाई है जिसको खाने के बाद सबसे कॉमनली सबसे गंदा कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट अधिकतर यही कहते हैं कि जी हम क्या करें, इस दवाई को खाने के बाद सब ठीक है लेकिन इतना कॉन्स्टिपेशन है कि उसके कारण वो खाना बंद कर देते हैं। तो आप इस पेशेंट को फ्लूडेक को बंद करके आप उसको बहुत हेल्प कर रहे हैं। और फ्लूडेक कब बंद होगी? जबकि उस पेशेंट को आप लिथियम के साथ साइबेरियन जिनसेंग देंगे। तो लिथियम अगर पेशेंट खा भी रहा है, लिथियम और फ्लूडेक खा भी रहा है, तो उसको आप सिंपल ऐड कर दें साइबेरियन जिनसेंग यानी कि आपका रेनेटस। और धीरे धीरे उसको जब असर और ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो उसका फ्लूडेक अपने आप ही कम हो जाएगा। दवाइयाँ अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर ही कम कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स आमतौर पे तब दवाइयों को कम कर देते हैं जब देखते हैं कि मेडिसिन का डिजायर्ड इफेक्ट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। जब उन्हें लगता है कि पेशेंट को जितना फर्क पड़ना चाहिए तो उससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो दवाई कम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है, कि साइकेट्रिक मेडिसिन में टाइम तो लगता है, लेकिन जब वो दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं तो पेशेंट के साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं और पेशेंट बहुत खुशी खुशी उनको लेता भी है। तो इस तरह से इसके हिसाब से देखा जाए तो साइबेरियन जिनसेंग एक बहुत अच्छा सफल और बहुत ही मददगार हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। सेकेंडली ये देखा गया है दूसरा एक और डिसऑर्डर है कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड तो आप कहेंगे कॉमन सा कोल्ड है, जुकाम है, कोई बात नहीं, जुकाम हुआ दवाई खाई तो 7 दिन में ठीक, दवाई नहीं खाई तो 1 हफ्ते में ठीक। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है कि जुकाम के अंदर आप दवाई खाएं या ना खाएं आमतौर पर 7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कॉमन कोल्ड स्टार्ट होता है और उसके बाद वो ब्रोंकाइटिस बन जाता है, उसके बाद उनको कंजेशन होने लगता है चेस्ट के अंदर और उनको खांसी बहुत होनी शुरू हो जाती है जुकाम के बाद। ऐसे पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते 7 दिन के अंदर। ऐसे पेशेंट्स को फिर और दवाइयां देनी पड़ती हैं। एलोपैथी में ब्रोमैक्सिन हो गई या आयुर्वेद के अंदर, और आप जानकार होंगे बताते होंगे क्या करना है। तो वो पेशेंट 7 दिन से ज्यादा लंबे चल जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स बहुत तंग करते हैं। स्टार्टिंग तो सिंपल कोल्ड से हुई और बाद में वो ब्रोंकाइटिस और वो एलर्जी और कंजेशन और बलगम अटक गया और उसमें स्टीम ले रहे हैं या उसमें हम तरह तरह कफ सिरप ले रहे हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर साइबेरियन जिनसेंग दी जाए और स्टार्टिंग में ही दे दी जाए 3 दिन के अंदर अंदर, तो पेशेंट को 4 या 5 दिन के अंदर इन सब चीजों से मुक्ति मिल सकती है। आने वाले खांसी और आगे आने वाली चेस्ट कंजेशन, ब्रोंकाइटिस टाइप की एक्टिविटीज या इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन से उसको मुक्ति मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइबेरियन जिनसेंग का यूज कॉमन कोल्ड में पहले 3 दिन में अगर कर दें आप, तो काफी उम्मीद है कि वो पेशेंट अपने बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के स्मूथली 2 4 5 दिन के अंदर ठीक होकर बाहर निकल आएगा। तो इसमें भी एक अच्छा ही रोल देखा गया है।
इसी तरह से एक और बीमारी है डायबिटीज। अब डायबिटीज तो बड़ी कॉमन है, बहुत लोगों में होती है। डायबिटीज टाइप टू मतलब वो डायबिटीज जिसमें गोलियां चलती हैं। तो देखा गया अगर उनमें दी जाए साइबेरियन जिनसेंग तो पेशेंट की ब्लड शुगर को कम करने में काफी मदद मिलती है। अब देखें इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो दवाई की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती और दवाइयाँ उनकी बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा डॉक्टर होने के नाते, मैं ये कहूंगा कि ये तो रिस्क नहीं लेना चाहिए कि दवाइयाँ बंद कर दें और आप सिर्फ रेनेटस पे आ जाएं या साइबेरियन जिनसेंग पे आ जाएं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपकी दवाई चल रही है और आप साइबेरियन जिनसेंग उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि आप रेनेटस में जो पड़ा है उसको ऐड कर देते हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी ब्लड शुगर पे कंट्रोल कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा और हो सकता है आपकी दवाइयां बहुत जल्दी कम होने शुरू हो जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को दवाई देते हैं, ये रेनेटस देते हैं या साइबेरियन जिनसेंग देते हैं, तो उससे ये स्पेशली कहा जाए कि देखिए भाई साहब आप इसको खाने के 1 महीने 2 डेढ़ महीने के बाद अपनी शुगर पे कंट्रोल करते रहें, शुगर चेक करते रहें। ऐसा ना हो आपकी शुगर और कम होने लगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दवाइयाँ एकदम बंद कर दें, ये सोच करके कि जी इन्होंने बोला है कि शुगर ठीक हो जाएगी। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत सलाह दे दी, तो उससे उस दवा की उपयोगिता अनुपयोगिता बन जाती है। अगर उसको आप उस दवा की या उस न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की या किसी भी डॉक्टर की सलाह की भी, वो भी मैं दवाई मानता हूँ, उसको भी अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसको बड़े स्ट्रिक्टली, बड़े ध्यान से, नपे-तुले शब्दों में स्पेसिफिकली, एक्यूरेटली सलाह सलाह दें और उसके ना मानने पर वो भुगतभोगी खुद ही होगा। लेकिन आप गलत ना बोलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप उसे ये कहें कि नहीं आपको ये दवाई या ये सलाह या ये जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, इसको आपने उसके साथ खाना है और आपने 1 महीने के बाद अपनी शुगर लेवल के ऊपर स्ट्रिक्टली चेक करना है, उसको कराते रहना है बीच-बीच में। खाली पेट कराएँ, खाना खाने के 2 घंटे के बाद कराएँ। 2 बार करा लें आप और एक रिकॉर्ड रखें। अगर आपको लग रहा है कि सेम मेडिसिन खाते-खाते और साथ में ये जो रेनेटस है जिसमें कि साइबेरियन जिनसेंग पड़ा हुआ है, उसको खाते हुए अगर शुगर का लेवल नीचे आना शुरू हो गया है, तो धीरे-धीरे आप अपनी मेडिसिन को कम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है ग्रेजुअल, इसे कहते हैं ग्रेजुअली हम उसको टेपर कर रहे हैं, ग्रेजुअल टेपरिंग ऑफ द ड्रग। यानी जो दवाई आप खा रहे थे उसको धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली कम करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइबेरियन जिनसेंग। इसी तरह से एक और बीमारी होती है, उसे कहते हैं हर्पीज। आपने सुना होगा, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा कि लोगों को शिंगल्स, उसका निकनेम शिंगल्स भी है। आपने देखा होगा कई बार कि लोगों के चेस्ट पे, एब्डोमेन पे दाने निकले आते हैं, जिसके अंदर पानी भरा होता है और वो बहुत दर्द करता है और लोग बोलते हैं कि जी हर्पीज है, हर्पीज है, हर्पीज है। तो ऐसी हर्पीज बीमारी जो होती है वो बहुत पेनफुल होती है। दाने आ जाते हैं, दाने सूखते हैं बहुत टाइम बाद और दानों के सूखने के बाद भी वो काफ़ी पेनफुल रहता है। ये बड़ी दुखदाई बीमारी होती है। आम तौर पर ये ओल्ड एज में होती है, जब आदमी का रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और होने के बाद ये बहुत तंग करती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है लेकिन वो बीमारी या दर्द खत्म नहीं होता। दाने सूख जाते हैं पर दर्द ठीक नहीं होता। हालाँकि इसके अगेंस्ट हमारे पास एलोपैथिक सिस्टम में दवाइयाँ हैं, जो हम स्टार्टिंग में दे देते हैं तो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वो अनेकों बार, क्योंकि हमारे जनता जो देश की है बहुत सारी गाँव में भी है, कस्बों में भी है, उसको पता भी नहीं होता, वो पहुँच भी नहीं पाती, तो वो उस दवाई को शुरू भी नहीं कर पाती और सेकंडली वो दवाई महँगी भी पड़ती है, लंबी देनी पड़ती है। तो अगर उसको अवॉइड करना है या बाई चांस आप लेना आपने नहीं ली, आप डॉक्टर के पास देर से गए, पर अब आपको दाने निकल आए, पानी भी भर गया उसमें खूब, समय भी 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपकी ये साइबेरियन जिनसेंग आपका साथी बनेगी। आप इसको दें रेनेटस को और जैसा कि देखा गया है कि इसके बाद इस बीमारी की ड्यूरेशन कम हो जाती है, सीवियरिटी कम हो जाती है और पेशेंट को दाने सूखने के बाद दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। उसका दर्द उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं बढ़ता, उतना ज़्यादा नहीं होता, जितना कि उन लोगों में होता है, जिन्होंने ये नहीं खाया होता। तो हर्पीज़ में आराम, हालाँकि आप हर्पीज़ किसी को मारती नहीं है, हर्पीज़ जिसको हो गई वो मरता नहीं है, उसकी डेथ, उसकी लाइफ़ में कोई रिस्क नहीं होता। ये कंफर्टेबल नहीं होती, बहुत पेशेंट की ज़िंदगी के अंदर बहुत बदलाव ला देती है और दर्द तो इतना होता है उन दानों के सूखने के बाद कि लोग कपड़े भी नहीं पहन पाते ठीक तरीके से।
तो पता नहीं आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कईयों को शायद ना पता हो, पर ये बहुत कॉमनली होती है हमारी जनता के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको 4 बीमारियों के बारे में बताया। एक तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के बारे में, एक कॉमन कोल्ड जो कि ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, तीसरा डायबिटीज़ और चौथा हर्पीज़। इन 4 जगहों पे हम कैसे-कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेंटल परफॉर्मेंस। अब मेंटल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? मैं डिप्रेशन से इसका लिंक नहीं कर रहा हूँ। मेंटल परफॉर्मेंस किसे कहते हैं हम कि मेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जब किसी भी व्यक्ति को आप कुछ काम बताएँ, उसे वो याद रखे, क्विकली काम करे, एकदम से अलर्ट हो जाए और वो ढिल्लू ना पड़ा रहे, ढिल्लम-ढिल्ला, "अरे! हाँ, ठीक है, क्या बताया था, कब बताया था, याद नहीं आ रहा, अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 करते हैं, सोचते हैं।" इसका मतलब परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। एक चुस्त मुस्तैद व्यक्ति किसे कहते हैं? जैसे कि फ़ौज में आप उम्मीद करते हैं किसी से या जैसे आप आईसीयू में किसी से उम्मीद करते हैं कि जैसे ही कुछ हुआ तुरंत एकदम से खड़ा हुआ, एकदम से उसने सोचा, उसकी मेमोरी सामने आ गई कि हाँ भाई इस कंडीशन में हमें क्या दवाई देनी है, क्या इंजेक्शन लगाना है, क्या करना है, फटाफट उसको ऑक्सीजन लगाओ, फटाफट उसको वेंटिलेटर पे डालो या जो भी करो, सक्शन करो। तो ये सब चीज़ें आपकी मेमोरी पे बेस्ड होती हैं, आपकी ये सब चीज़ें आपके अलर्टनेस पे बेस्ड होती हैं, ये सब चीज़ें आपके मेंटल फंक्शन पे बेस्ड होती हैं। तो ये देखा गया है कि जब आप साइबेरियन जिनसेंग जिसको देते हैं, उसकी मेंटल अलर्टनेस अच्छी हो जाती है, उसकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। तो पर्टिकुलरली लेडीज़ के अंदर जो लेडीज़ के अंदर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हमारे देश में तो ख़ास तौर पे। तो उनमें ये ख़ास तौर पे देखा गया है कि मेंटल स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि अलर्टनेस बढ़ जाती है, मेमोरी शॉर्ट ड्यूरेशन की मेमोरी जो कि हद से ज़्यादा तंग करती है, वो बढ़ जाती है। मेमोरी भी 2 तरह की होती है, आपको पता ही होगा। एक शॉर्ट ड्यूरेशन मेमोरी, एक लॉन्ग ड्यूरेशन मेमोरी। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली मेमोरी वो है जो कि आपको अभी कुछ समय पहले से मतलब से मान लिया 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की मेमोरी होती है, कि हाँ, मैंने कहाँ गए थे हम लोग, कहाँ गए थे, क्या खाया था, किसने क्या कहा था। और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वो है जो कि मैं कहूँगा हाँ, 1 साल पहले मैं यहाँ आया था, तब मैं यहाँ घूमा था। या मैं 10 साल पहले इधर गया था या उधर गया था, या मैंने ये डिग्री हासिल करी थी, या हमारे प्रोफ़ेसर हमें क्या कहा करते थे, या हमारे पिछली नौकरी में क्या हुआ था। तो लॉन्ग ड्यूरेशन की मेमोरी तो आमतौर पे खराब नहीं होती है। लेकिन जब स्ट्रेस होता है या जब बुढ़ापा आता है या उम्र बढ़ती है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन की मेमोरी जो है जल्दी खराब होना शुरू कर देती है और वही सबसे ज़्यादा आपकी अलर्टनेस को अफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन की मेमोरी को यानी कि जो ताज़ा मेमोरी है, उसको भी इंटैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो उसमें ये देखा गया है कि इस साइबेरियन जिनसेंग का रोल है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा बल्कि कि क्योंकि वुमेन जो हैं, हमारे देश की औरतें ख़ास तौर पे उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको तो ले ही लेनी चाहिए, उनको तो फ़ायदा करेगी। और वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में, मेनोपॉज़ में काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एज़ अ रूल जो भी लेडी 50 साल से ऊपर की है, उसको तो ये ब्लाइंडली आँख बंद करके खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो खा सकता है। हुँ? नेक्स्ट एक और चीज़ में देखा गया है इसका असर, हैंगओवर। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिना व्हिस्की के या बिना अल्कोहल के रह नहीं पाते और उनको अल्कोहल वो लेना उनके लिए एक रूटीन है, एक रोज़ की आदत है, या रोज़ ना भी लें, तो जब भी वो लेते हैं तो वो काफ़ी ले लेते हैं मात्रा के अंदर और सुबह उनको हैंगओवर होता है। सुबह वो अपने सिर में दर्द हो रहा होता है, वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही होती है, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है और सुबह वो जानते हैं इस बात को कि सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा, सुबह काम पे भी नहीं जा पाएँगे। तो या तो छुट्टी कर लेंगे या बॉस से बोलेंगे अच्छा लेट आएँगे या लेट शुरू करेंगे। इसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं हैंगओवर। तो ये हैंगओवर में मुक्ति भी दिलाता है। साइबेरियन जिनसेंग खाने से हैंगओवर में भी कमी आती है। यानी कि जो आपके अगर ऐसे क्लाइंट्स होते हैं या ऐसे लोग मिलते हैं जो कि पता है कि ये व्हिस्की तो छोड़ नहीं सकते या व्हिस्की तो पीते ही हैं जी, क्या करें? तो एटलीस्ट चलो पीते रहे, अब नहीं वो तो आपके कहने से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट व्हिस्की पीने के बाद के बैड इफेक्ट से तो बचेंगे। तो इसलिए आप उनको ये कह सकते हैं क्योंकि हैंगओवर में इसका असर देखा गया है। हुँ? इसके अलावा एक और बीमारी में इसका रोल देखा गया है वो है हार्ट डिसीज़। ये देखा गया है कि हार्ट डिसीज़ में क्योंकि जब कभी साइबेरियन जिनसेंग दी जाती है, तो एब्नॉर्मल हार्ट रेट को कंट्रोल करने में मदद करती है। यानी कि जो लोग साइबेरियन जिनसेंग ले रहे हैं, उन लोगों को एब्नॉर्मल हार्ट रेट को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आपको मैं बता दूँ क्योंकि आप लोगों में से कार्डियोलॉजिस्ट तो कोई भी नहीं होगा, डॉक्टर तो नहीं होंगे, कि हार्ट अटैक जब किसी पेशेंट को होता है या कोई हार्ट डिसीज़ ही होती है या कोई एंजाइना भी होता है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू उसका होता है
हार्ट रेट के ऊपर में खराबी आना, या तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है, या हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, या हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है। अब इरेगुलर कैसे होती है मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप सुने मेरी आवाज को। जैसे कि नॉर्मल हार्ट रेट है टक 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 टक, भाई अब नॉर्मल होगी तो क्या होगी, टक 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 टक, फिर लंबा गैप, फिर टक टक। तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी कि हार्ट जो धड़क रहा है वो अनियंत्रित तरीके से धड़क रहा है। कभी वो तेज धड़कता है, तेज पल्स रेट आती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी गायब हो जाती है बीच के अंदर। ये जो कंडीशन हो जाती है हार्ट पेशेंट्स के अंदर या हार्ट अटैक के आसपास या एंजाइना में, ये पेशेंट को मार सकती है। मतलब हार्ट हार्ट अटैक के टाइम पे हार्ट डिसीज में मारने वाली या लीथल तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हार्ट रेट एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी पेशेंट को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाती है। तो ये देखा गया कि साइबेरियन जिनसेंग खाने वालों की हार्ट रेट के ऊपर कंट्रोल अच्छा हो जाता है। यानी अगर वो खा रहे हैं आप या आपके क्लाइंट, तो चांसेस ये होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हार्ट रेट का इरेगुलर होना या डिस्टर्ब होने की चांसेस या संभावनाएं कम है। तो अब ये हार्ट में अफेक्ट होता किन किन लोगों को है? सबसे ज्यादा हार्ट पे असर पड़ता है डायबिटिक पेशेंट्स का और हाई ब्लड प्रेशर का। अगर कोई भी आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको कि डायबिटीज है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या जो मेंटल स्ट्रेस में है, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर की हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। और हार्ट अटैक के साथ हार्ट रिदम या हार्ट रेट के ऊपर फर्क पड़ता है, तो वहां पर आप ये साइबेरियन जिनसेंग फायदा करेगी। तो साइबेरियन जिनसेंग लेने से ऐसे पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशंस के ऊपर हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं। तो आप अपने ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि देखिए आपको हार्ट अटैक तो बोलेंगे तो घबरा जाएंगे कि आप, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर रहता है हाई और आप शुगर रहते हैं, तो आपके हार्ट कमजोर होने के चांसेस होते हैं। और हार्ट की कमजोरी को, ताकत को ठीक करने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके हार्ट के रेट को, हार्ट की गति को, हार्ट की रिदम को नॉर्मल करती है, काफी हद तक उसको बचाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक और हाई कोलेस्ट्रॉल। अब देखें, अब हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वो भी आपने हर जगह देखा ही होगा, हर जगह डॉक्टर ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कम करो, फैट कम खाओ। बिल्कुल ठीक है, फैट कम खाना चाहिए। और फैट मैं कहता हूँ अगर कम नहीं भी खा रहे आप, सपोज आप फैट खाना चाहते हैं, आप देसी घी खाना चाहते हैं, मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ आप खाएं। 2 बातों में ध्यान रखें सिर्फ, वेट नहीं बढ़ना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या वेट बढ़ रहा है या दोनों बढ़ रहे हैं, तो आपको घी पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये लॉन्ग ट्रायल्स हुई हैं बहुत, काफी इस पे माथापच्ची हुई है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने ये फैसला किया है कि देखो भाई, कुछ भी करें आप, कंट्री साइड के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, देहात के या कस्बे के या इवन शहरों के भी, जो बहुत शौकीन हैं देसी घी खाने के, और वो मोटे नहीं है, पतले हैं, ठीक ठाक हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंट्रोल रखना जरूरी है, निगाह रखें, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा, फैट तो गड़बड़ नहीं हो रहा, आपका ब्लड का लिपिड विपिड ठीक है ना, और वेट तो नहीं बढ़ रहा, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, शुगर तो नहीं बढ़ रही, खाए जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में साइबेरियन जिनसेंग का भी रोल है। यानी कि अगर आपने घी खाना ही है, आपने मानना ही नहीं, और आप नॉर्मल भी हैं कंपैरेटिवली, और कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करना चाहते हैं घी के साथ साथ, तो साइबेरियन जिनसेंग आपको मदद कर सकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि साइबेरियन जिनसेंग खाने वालों को टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है, और दूसरा ट्राइग्लिसराइड लेवल में भी कमी आती है। अब आप में से बहुतों को शायद पता ना हो कि ट्राइग्लिसराइड का रोल क्या है। ट्राइग्लिसराइड फैट का ही एक पार्ट होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, जिसको हम चेक करते हैं, हम कहते हैं भाई 250 के आसपास, 200 250 के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो गया। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसे कहते हैं HDL, LDL, VLDL, ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड का एक वो पार्ट है इस कोलेस्ट्रॉल का, जो कि हार्ट अटैक के लिए काफी हद तक प्रिडिक्शन दे देता है। हम हमेशा हार्ट के संभावित मरीजों को कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड आपका लो जरूर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल तो लो हो ही, लेकिन ट्राइग्लिसराइड और भी ज्यादा लो होना चाहिए। तो ये देखा गया है कि उसी ट्राइग्लिसराइड को, वही खतरनाक ट्राइग्लिसराइड, जिसको कि कम होना बहुत जरूरी है, नॉर्मल लिमिट से भी हम कम रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर ट्राइग्लिसराइड को इतना कम करना ही है, तो साइबेरियन जिनसेंग उसमें काफी अच्छा रोल अदा करता है। इसलिए साइबेरियन जिनसेंग का एक और रोल नजर आया कि ट्राइग्लिसराइड को कम करना और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करना, इन दोनों चीजों।
अब मुझे नहीं पता मेरा समय खत्म तो नहीं होने वाला, आप मुझे बता दें अगर समय खत्म होने वाला है तो मैं विराम दूंगा, वरना मुझे फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, बताइए। नहीं सर, आप कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। एक जी। और इसके अंदर एक और देखा गया कि फ्लू। अब हालांकि मैंने पहले कॉमन कोल्ड बोला था आपने आपको, कॉमन कोल्ड एक आम जुकाम को हम कहते हैं। हम लोग ये समझते नहीं कि आम जुकाम में और फ्लू में क्या फर्क है। आम जुकाम जो कि सर्दी लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड, जो कि ठंड लगने से भी हो सकती है। आप घर में बैठे हैं गर्म टेम्परेचर के अंदर, आप बाहर आए, जैसे मैं जहां पर हूँ यहाँ बाहर माइनस 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था कल, आज तो नहीं है, कल था। अब मान लिया आप अंदर बैठे हैं जहाँ टेम्परेचर 22 डिग्री है और फिर आप बाहर निकले जहाँ -22 है, तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड आप एकदम से नीचे आ गए और आपने कपड़े सही नहीं पहन रखे तो एकदम ठंड लगेगी, और ये जो ठंड लगेगी वो कॉमन कोल्ड कर देगी। लेकिन फ्लू नहीं, फ्लू एक स्पेसिफिक वायरस से होता है। इसलिए हम लोग ऐसी कंट्रीज के अंदर जहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं कोल्ड होने के, कॉमन कोल्ड होने के, इवन हमारे देश के अंदर भी हम लोग, डॉक्टर्स लोग कहते हैं भाई फ्लू के लिए इंजेक्शन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। वो इसलिए लगवाते हैं कि फ्लू जो है वो पेशेंट को मार देता है, कॉमन कोल्ड से पेशेंट मरता नहीं है। लेकिन अगर फ्लू नाम की बीमारी हो जाती है जिसके अंदर भी जुकाम भी होता है, जुकाम और बुखार वगैरह सब होते हैं, लेकिन वो फ्लू जो कि वायरस से होता है वो पेशेंट को मार सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ ये बात कि पूरी दुनिया में फ्लू से मरने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, जो कि पता भी नहीं चलता हम लोगों को। अगर आप डाटा निकाल के देखें गूगल पे, पता चलेगा कि टोटल डेथ्स जो होती हैं दुनिया के अंदर फ्लू बीमारी से, सिंपल फ्लू से बहुत ज्यादा होती हैं, अनबिलीवेबली ज्यादा होती हैं। तो उस फ्लू के अंदर, उस फ्लू से बचाव के अंदर भी साइबेरियन जिनसेंग का रोल है। यानी कि अगर आप साइबेरियन जिनसेंग ले रहे हैं तो फ्लू से बचाव करने में आपको मदद मिलती है। ये लोगों ने प्रूव किया है, क्योंकि फ्लू के अगेंस्ट एक मेडिसिन काम करती है, एमेंटाडिन, एलोपैथिक मेडिसिन है। तो इन लोगों ने क्या किया, एमेंटाडिन के लेने वालों का कंपैरिजन किया साइबेरियन जिनसेंग लेने वालों से, और ये देखा गया कि साइबेरियन जिनसेंग लेने वाले पेशेंट को उतना ही फायदा हुआ बचाव के अंदर या फायद इलाज के अंदर जितना एमेंटाडिन लेने वाले को हुआ। यानी कि अगर आप एमेंटाडिन नहीं भी ले रहे हो, क्योंकि आप तो भाई जहाँ पे हो वहाँ एमेंटाडिन किसी नाम भी नहीं सुना होगा, ना आप डॉक्टर के पास जा पाओगे शायद, और वो शायद बता भी ना पाए कि फ्लू है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिनको फ्लू हो गया, उन्हें तो नहीं पता ना कि फ्लू हुआ है कि कॉमन कोल्ड हुआ है। तो अगर वो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो साइबेरियन जिनसेंग या एवेरेंटस लेते हैं, तो काफी उम्मीद है कि उन पेशेंट्स को अंदर काफी अच्छी रिकवरी होगी और एटलीस्ट इंप्रूवमेंट तो होगी, ठीक तो होंगे। लेकिन अगर बाई चांस उनकी बीमारी फ्लू है जो कि खतरनाक हो सकती है, उससे बचाव मिलेगा। तो यानी कि आप इस चीज को देकर के, साइबेरियन जिनसेंग को देकर, ना केवल अपनी बीमारियों को शिथिल कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, बल्कि बीमारी से निजात भी पा रहे हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन से ही बच रहे हैं। तो इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, बचाव वाली मेडिसिन। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो 5 सूत्री प्रोग्राम बताते हैं WHO वाले हेल्थ के अंदर, पहला है उसमें हेल्थ प्रमोशन और दूसरा होता है प्रोटेक्शन, जो कि आपने देखा कि ये पूरी दुनिया में अभी जो वायरस वजह से चक्कर हुआ था उसमें कहा प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन करो, क्या मास्क लगाओ, 6 गज की दूरी रखो। वो सेकंड पार्टी है प्रोटेक्शन। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि देखा गया है कि साइबेरियन जिनसेंग खाने वालों को प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन, उनको बचाव होता है। हेल्थ प्रमोशन भी होती है, बचाव भी होता है। तो इसी के मद्देनजर, इसी के हिसाब से बता रहा हूँ, इसी को देखते हुए ये सब बीमारियों के अंदर अगर इसको खाने से फायदा होता है तो आप कन्विंस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को कि देखें, खाएं। इसके अलावा नेक्स्ट बीमारी जिसको मैं लेना चाह रहा हूँ वो है स्ट्रोक। आपने शायद नाम सुना हो स्ट्रोक का, नहीं सुना तो बता देता हूँ, बड़ा कॉमनली बोला जाता है स्ट्रोक, जिन लोगों को पता होता है। स्ट्रोक का हमारे यहाँ गाँव में या हमारे यहाँ देहातों में या शहरों में बोलते हैं अधरंग हो गया, लकवा मार गया, है ना, आधे शरीर में लकवा मार गया। वो आधे शरीर में लकवा जो मारा है वो तो स्ट्रोक का आफ्टर इफेक्ट है, स्ट्रोक के होने के बाद जो हो गया वो है। सही मायने में पेशेंट को होता है स्ट्रोक, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को ब्रेन के अंदर की रुकावट आ गई, खून का फ्लो ठीक नहीं हुआ, और क्योंकि खून का फ्लो ब्रेन में पूरा नहीं पहुंचा तो ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड होने लगा, उसके कारण एक हिस्सा शरीर का डेड हो गया, लकवा मार गया। इसका कॉमन मेडिकल वर्ड या मेडिकली स्पोकन वर्ड है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, तो ये देखा गया कि स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को जब साइबेरियन जिनसेंग नसों के द्वारा यानी खून के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया गया तो उनकी जो ब्लॉक्ड वेसल्स थी,
जो खून की नली रुक गई थी, इसके कारण खून का दौरा रुक गया था ब्रेन के अंदर, उसको खुलने में मदद मिली। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर साइबेरियन जिनसेंग का इंजेक्शन लगाने पर किसी पेशेंट के दिमाग की जो नस बंद हो गई, जिसके कारण खून का दौरा नहीं पहुंच पाया दिमाग में और उसको लकवा मार गया, अगर वो खुल गई तो लकवा ठीक हो गया। अभी नहीं होगा और 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मतलब रिसर्च है जो कि मैंने ढूंढी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को दे सकते हैं, और क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना। देखें, साइबेरियन जिनसेंग का इंजेक्शन इंट्रावेनस अवेलेबल नहीं है। जब रिसर्च वर्क होता है तो वो इंजेक्शन तैयार किया जाता है, उसको हर्ब को लेके, उसको बना करके, उसके एक्सट्रैक्ट को लेके, और उसको ऐसे तैयार करते हैं ताकि हम उसको इंट्रावेनस लगा दें, नस के अंदर लगा दें या मसल में इंजेक्शन लगा दें, तो उससे पेशेंट को नुकसान ना हो। पर कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता इन चीजों का, ये सब रिसर्च के लिए किया जाता है। तो अब क्योंकि रिसर्च के लिए किया गया और ये पता चला कि हाँ, इससे स्ट्रोक के पेशेंट में इतना फायदा होता है, तो आप बेधड़क, बिना किसी शर्म के, ओपनली कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है अभी, या होने की संभावना लग रही है, उसको आप ये दे सकते हो। होने की संभावना कैसे लगेगी? होने की संभावना उसको लगेगी जिस पेशेंट को डायबिटीज है बहुत पुरानी, जिस पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, जो पेशेंट बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहता है। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड मेंटल स्ट्रेस। ये 3 ऐसी बीमारियां याद रखें जिसके कारण की बहुत बीमारियां शरीर में लग जाती हैं और परमानेंट लग जाती हैं, ठीक नहीं कर पाती, पेशेंट को, चलते फिरते पेशेंट को बिस्तर पर लगा देती हैं। इन तीनों बीमारियों में, ये तीनों बीमारियों में खास बात यह है कि एकदम अटैक नहीं करती, धीरे धीरे अटैक करती। आपको पता भी नहीं चलता कब आपके घर में चोर आ गया, कौन से दरवाजे से आ गया। तो इन 3 तरह के मरीजों को अगर आप ऐसी कुछ चीजें दें, जैसे कि साइबेरियन जिनसेंग जो कि रेनेटस के अंदर है, या कोई और चीज जो आपको पता चले, चाहे आप ये कहें आज एक्सरसाइज किया करो, वॉक किया करो, अच्छा खाना खाया करो, वो एक चीज है। तो उससे फायदा क्या होगा कि ऐसे पेशेंट्स को इन 3 खतरनाक चीजों से, यानी कि ब्रेन, हार्ट, इनके इनके इन्वॉल्वमेंट से मुक्ति मिलेगी काफी हद तक, और अगर होगा भी तो जल्दी रिकवरी होगी। ऐसा क्यों होता है वैसे, आप बताएं मेरे को, कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको लकवा मारता है, वो उसको भी हॉस्पिटल ले आते हैं। 2 पेशेंट्स हैं, दोनों को हॉस्पिटल ले गए, लकवा मारा। एक पेशेंट को तो लकवा सारी जिंदगी पड़ा रहा और वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गया। बिस्तर के ऊपर पड़े-पड़े उसके पीछे पीठ के अंदर घाव हो गए, उसके हिप्स में घाव हो गए, और वो बिल्कुल सड़ करके बंदा लास्ट में मर गया। और दूसरा जिसको, उसको भी हॉस्पिटल लेके गए थे, और वो जो है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो गया, और ठीक होके उसने काम पे जाना शुरू कर दिया। बेशक लाठी पकड़ के जाता था, लेकिन जाना शुरू कर दिया थोड़ा-थोड़ा। ये फ़र्क है, कहते हैं भई बॉडी का फ़र्क है। उसकी बॉडी रिकवर कर गई, इसकी नहीं करी। वो बॉडी का फ़र्क हुआ कैसे? वो एक पेशेंट जो जल्दी रिकवरी कर गया या रिकवरी कर गया और दूसरा बिल्कुल नहीं कर पाया, क्यों हुआ? क्योंकि जो रिकवरी कर गया उसके शरीर में ऐसी चीज़ें विद्यमान थीं, ऐसी चीज़ें थीं, ऐसा खान-पान था, ऐसी उसकी हैबिट्स थी, जिसने, जो कि आज मुसीबत के टाइम पे काम आई, और उसने उसको रिकवर कर दिया। और उनमें से कुछ चीजें जो हैं आपके रेनेटस के अंदर पड़ी हुई हैं, जैसा कि मैं रिसर्च करके ढूंढ के ला रहा हूँ। तो रेनेटस एक तरह से बहुत बड़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकती है, हेल्थ प्रमोशन मेडिसिन हो सकती है। कि मेडिसिन ना कहूँ तो एक कंपाउंड हो सकता है, एक केमिकल हो सकता है, एक सहारा हो सकता है, एक न्यूट्रिशन हो सकता है। किस चीज के लिए? हेल्थ प्रमोशन, एंड सेकेंडली प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन। जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यूएचओ के फर्स्ट 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के अंदर भी ये मदद कर सकता है आपको। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इसका क्योंकि रोल है और पूरे देश में, पूरे समाज में, कम्युनिटी के अंदर ये फायदा करेगा लोगों को, एटलीस्ट बीमारी का और डिसेबिलिटी का लोड जो हमारे शरीर पे, हमारे शरीर के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, उसमें मदद करेंगे आप। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई हमारी कम्युनिटी, कोई हमारा समाज, कोई हमारा देश मतलब हिंदुस्तान, या फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया, उसमें अगर पेशेंट्स मान लिया 10 लाख होते हैं जो बीमार हैं, जो समाज पे एक बोझ बन जाते हैं, देश पे बोझ बन जाते हैं, अर्थव्यवस्था पे बोझ बन जाते हैं, और अगर ऐसी चीजें खाने से, चाहे वो रेनेटस खा रहे हों, और चाहे वो अपनी हेल्दी हैबिट्स कर रहे हों, अपना बीपी कंट्रोल करके चल रहे हों, सब अपने शुगर कंट्रोल करके चल रहे हों, अगर उन सब से वो 10 लाख की बजाय 5 लाख रह जाते हैं, तो 5 लाख बीमार लोगों का बोझ कम हो गया। ये बहुत बड़ी हेल्प है देश के लिए भी, और समाज के लिए भी, और परिवार के लिए भी।
तो मैं इन सबको देखने के बाद, इन सबके रिसर्चेस पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ कि ये तो बहुत ही, अगर ये फ़ायदा कर रहा है, रियली इसमें सब पड़े हुए हैं, तो ये रियली बहुत फ़ायदा करेगा और इस बात का फ़ायदा आप बता सकते हैं समाज को, जागरूक कर सकते हैं कि सुनें ऐसा होता है और क्योंकि होता है तो इसलिए आप इस्तेमाल करें। हमारे फ़ायदे के लिए ना करें कि हम क्या कमा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए करें कि आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है, आपके शरीर को कितना फ़र्क पड़ रहा है, आपकी आने वाले सालों में आपकी सेहत और आपकी आपकी परफ़ॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं मेडिकल की जगह आपको लगता है मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, लेकिन मार्केटिंग मुझे हालाँकि खुद नहीं आती है, इसके लिए आप लोग एक्सपर्ट हैं। लेकिन हर नॉलेज का, हर मेडिकल नॉलेज का मेडिकल मार्केटिंग में रोल होता है। जब मेडिसिन्स आती हैं नई-नई, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो वो इसी तरह से नॉलेज देते हैं कि हमने क्या रिसर्च किया, क्या पाया। तो उसी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब जोड़ों के अंदर दर्द जिससे हो जाता है। ओल्ड एज के अंदर कहते हैं भाई जोड़ खराब हो गए, हड्डियाँ घिस गईं या हड्डियाँ बढ़ गईं या हड्डी से हड्डी टकरा रही है या कहते हैं हड्डी के बीच की थैली जो है जी पतली हो गई। ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना लोगों को, जो ओल्ड एज में आमतौर पे घुटनों में खास तौर पे हो जाता है, बहुत कॉमन है। उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देखा गया कि साइबेरियन जिनसेंग अगर 6 हफ्ते तक ली जाए, तो वो पेशेंट का फिजिकल फंक्शन को इम्प्रूव करती है। फिजिकल फंक्शन क्या है? यानी कि किसी पेशेंट को अगर जोड़ों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कौन से जोड़ों में? नी जॉइंट के अंदर, आपके घुटने के अंदर। सबसे ज़्यादा कॉमन घुटने में ही होता है। होता तो पूरी बीमारी में कहीं भी हो सकता है, छोटी उंगलियों में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा घुटने में होता है। तो घुटने में अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसे 2 तकलीफें होंगी। एक तो दर्द होगा और दूसरा वो चल नहीं पाएगा। चल ना पाने के कारण 2 हैं, एक तो दर्द जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा और दूसरा उस जोड़ के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, उस जोड़ के अंदर स्टिफनेस हो जाती है और वो जोड़ उस पेशेंट को चलने नहीं देता। अब ये देखा गया कि साइबेरियन जिनसेंग अगर दी जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, उनको 6 हफ्ते दी जाए, तो उनका फिजिकल फंक्शन इंप्रूव कर जाता है, यानी कि वो पेशेंट चलना शुरू कर देते हैं। उनको जो पहले मूवमेंट नहीं आ पा रही थी, दवाई खाने के बाद भी, पेन किलर खाने के बाद भी उतना नहीं चल पाते थे, उतना खुशी-खुशी चल नहीं पाते थे, वो शायद ज़्यादा चल पाते हैं। ये स्पेसिफिकली आप अगर देते हैं, आप बोल सकते हैं उनको कि आप नोट करें कि जिनसेंग खाने से पहले ये जो साइबेरियन जिनसेंग है या रेनिटेस है, उसको खाने से पहले बाबूजी या अम्मा जी कितना चलती थी, बिना किसी दर्द के, बिना किसी कराहट के, खुशी-खुशी। तो पता चलेगा जी वो तो बस 1 फरलांग चलती थी या कोई डिस्टेंस और इसको 6 हफ्ते देने के बाद या 2 महीने देने के बाद क्या उतना चलने में कोई तकलीफ होती है? तो अपने आप रिप्लाई आएगा आपके पास, नहीं जी उस तब तो उससे डबल चल लेती हैं जी। तो आपको फ़र्क पड़ा ना इसका मतलब? तो फिज़िकल परफ़ॉर्मेंस कहते हैं इसको, उसके अंदर इसको खाने का फ़र्क पड़ता है। ये आप बिल्कुल ना कहें कि आपका दर्द खत्म हो जाएगा या आपकी स्टिफ़नेस खत्म हो जाएगी। होती है, नहीं होती बात की बात है। आप खुद ना बोलें क्योंकि पेन या स्टिफ़नेस के अंदर इसका रोल नहीं देखा गया है। ये देखा गया है कि पेशेंट चल पाता है और पेशेंट को चाहिए क्या? हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बूढ़े-बूढ़े, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब बस बड़ा एहसान होगा मैं चला हमें इतना करा दो कि हम अपना काम खुद कर सकें, हम टॉयलेट जा सकें, हम अपना जो है खाना खाने के लिए टेबल के पास बैठ सकें, हम कमरे में घूम सकें कम से कम, इतना कर दो। तो क्या चाह रहा है पेशेंट लास्ट के अंदर? पेशेंट चाह रहा है फिज़िकल परफ़ॉर्मेंस कि मैं चल सकूँ। तो अगर आपकी ये खाने के बाद पेशेंट चल पाता है, पहले से ज़्यादा चल पाता है, तो पेशेंट बहुत दुआएँ देगा। तो ऐसे लोगों के अंदर इसको फ़ायदा होना चाहिए। तो ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का खोखला होना। आम तौर पे देखा जाता है आजकल आप देखते होंगे डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है, आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई है, आपका बोन स्कैन कराया या कुछ कराया, तो बड़ा खराब आ रहा है जी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो मतलब आपको खाना पड़ेगा और विटामिन डी दे रहे हैं आपको, कैल्शियम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि देना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि विटामिन डी या कैल्शियम नहीं देना चाहिए, देना तो पड़ेगा, क्योंकि वो वास्तव में काम आता है खून के अंदर। लेकिन इसके बाद जब वो देना शुरू कर दिया तो भाई हड्डी क्यों नहीं मजबूत हो रही? हड्डी मजबूत नहीं हो रही, फिर भी बहुत कम लोगों की हो पाती है। उसके कारण हैं बहुत सारे, बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिज़्म इतना अच्छा नहीं हो पाता, कुछ और चीज़ों की कमी होती है जिसको देना ज़रूरी होता है, वो बात अलग है। लेकिन ये देखा गया कि जब आप ऐसे पेशेंट को साइबेरियन जिनसेंग देते हैं, तो कैल्शियम और विटामिन डी के साथ अगर इसको दिया जाए,
देखो कैल्शियम भी चलेगा, विटामिन डी भी चलेगी, डॉक्टर बता रहे हैं, और साथ में आप उसको साइबेरियन जिनसेंग भी दे दें, जो कि पहले वो नहीं ले रहे थे। तो ये देखा गया, उसके बाद अगर आप 1 साल के बाद उसकी बोन डेंसिटोमेट्री कराते हैं, बोन स्कैनिंग कराते हैं या एक्स-रे भी करा लेंगे, तो पता चलेगा हड्डी थोड़ी मजबूत हो गई, मोटी हो गई। ये हड्डी अगर मजबूत हो गई या मोटी हो गई 1 साल के बाद, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि हाँ जी, विटामिन डी और कैल्शियम देने के बाद कितने टाइम में हड्डी मोटी हो जाएगी, वो कभी जवाब नहीं दे सकते आप। देंगे भी तो तसल्ली के लिए देंगे, क्योंकि हमने बहुत देखा है, जब ऐसा दिया जाता है तो हड्डी एक्चुअली मजबूत नहीं होती। बस ये समझ सकते हो आप कि हड्डी और गलनी कम हो जाती है, हड्डी और खोखली होनी कम हो जाती है। लेकिन जो खोखली हो चुकी है, उसका दोबारा मजबूत होकर मोटा होना बहुत मुश्किल होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उसको विटामिन डी भी दे रहे हैं और कैल्शियम भी दे रहे हैं। तो इस रिसर्च के हिसाब से आप सिर्फ एक चीज और ऐड कर दें, साइबेरियन जिनसेंग, और फिर 1 साल बाद आप देखें, तो ये रिसर्च ये कहती है कि इसमें हड्डी मोटी हो जाती है। वेल, इसके अलावा 2 पॉइंट्स पर बोलना चाहूंगा और आपके शायद 5-7 मिनट में पूरा हो जाएगा। निमोनिया। अब निमोनिया आम तौर पर ओल्ड एज के अंदर किलिंग होता है। निमोनिया 2 तरह के लोगों को मारता है होने के बाद, एक बहुत छोटे बच्चे और एक बहुत बूढ़े। अगर किसी बूढ़े को, बूढ़े का मतलब मैं सही मायने में तो 90 साल से ऊपर बोलता हूँ, लेकिन 90 साल तो चलो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। लेकिन 60 साल के बाद, रिटायरमेंट की एज के बाद किसी को निमोनिया हो जाए, तो उसको लाइटली ना लें, हल्के में ना लें। किसी बच्चे को हो जाए, बिल्कुल हल्के में ना लें। निमोनिया दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस के अंदर, यानी बहुत अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में और बहुत लेट एज में सीधा ऊपर ले जाता है आदमी को। मतलब ये जानते हुए भी कि हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल है, आईसीयू है, नहीं बचा पाते हैं आप पेशेंट्स को। और निमोनिया इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एल्डरली, ये कहा जाता है। तो इसमें क्या रोल है? इसमें ये देखा गया कि जब साइबेरियन जिनसेंग दी जाती है निमोनिया वाले पेशेंट्स को 10 से 15 दिन तक, तो कई बार देखा गया कि पेशेंट की जो मेडिसिन, एंटीबायोटिक चल रही होती हैं, जो कि महीने-महीने भर तक चलती हैं, उनके अंदर कमी आ जाती है। पेशेंट की इम्प्रूवमेंट फास्ट होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। यानी कि निमोनिया से ठीक होने के बाद उसको सांस ठीक तरह से आना, हल्का फील करना, बलगम ना बनना इतना, कंपैरेटिवली बेटर फील करना, ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज के लिए तो मेरे को लगता है कि साइबेरियन जिनसेंग या आपके रेनेटस एक अमृत होना चाहिए। क्योंकि जितनी ओल्ड एज डिसऑर्डर्स हैं, जो 40 साल जो 50 साल के बाद होती हैं, चाहे वो मेनोपॉज हो, जो मैंने पहले बताया था आपको पहले लेक्चर्स के अंदर, चाहे अब जो बताता जा रहा हूँ, उसके अंदर ये डेफिनेटली काफी प्रिवेंटिव रोल अदा करता है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट जिनसेंग का नहीं है, साइबेरियन जिनसेंग बहुत लंबा है, अगला वाला लेक्चर पूरा लग जाएगा आपको। लेकिन आज के लेक्चर का लास्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फायदा। जिनसेंग इज नोन फॉर वेल बीइंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जाना जाता है कि अगर किसी चीज में जिनसेंग पड़ी है, तो इसको खाने के बाद पेशेंट को फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आएगी। फीलिंग ऑफ वेल बीइंग का मतलब ये है कि खाने वाले को लगेगा, ओ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, मन्नू कीजिए, पंजाबी में बोलते हैं ना, मन्नू कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि उसके थॉट्स में, उसकी एक्टिविटीज में नेगेटिविटी कम होकर के पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। पेशेंट को फीलिंग ऑफ वेल बीइंग बहुत अच्छी आती है कि हाँ जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये बहुत जरूरी है। ठीक होने वाले पेशेंट को अगर आप फीलिंग ऑफ वेलबींग नहीं आएगी, तो बीमारी रहेगा। और अगर बीमार पेशेंट में, जिसको पता है कि हमें पता है कि भैया इसका ठीक होना मुश्किल है, अगर वो फीलिंग ऑफ वेलबींग उसके अंदर होगी, हौसला आएगा, हिम्मत आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो वो बीमार पेशेंट, जो कि अदरवाइज हमें उम्मीद नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो फीलिंग ऑफ वेलबींग जो है, ये जिनसेंग खाने से एक बड़ा कॉमन इसका इफेक्ट है कि तो आते ही आता है। लेकिन इसमें एक लोचा है। लोचा ये है कि ये आपको आम तौर पर 2 महीने से ज्यादा देनी पड़ती है। अगर आपको, तो गैप दे देना चाहिए। ये मेडिकल वे में बता रहा हूँ, और ये रिसर्च भी बताती है कि साइबेरियन जिनसेंग अगर आप दे रहे हैं, तो 2 महीने तक आप दें, उसको फीलिंग ऑफ वेलबींग आएगी, क्वालिटी अच्छी होगी, फिर 15 दिन का गैप दे दें, फिर दोबारा शुरू कर दें, तो उससे इसकी इंप्रूवमेंट और अच्छी हो जाती है। वैसे आप देना चाहें तो रोज देते रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसा यही होगा, फीलिंग ऑफ वेलबींग नहीं आएगी, बीच में 2 महीने बाद थोड़ी कम हो जाएगी, इसको दोबारा आनी शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप फिर भी किसी पेशेंट को आप बहुत स्पेसिफिकली, बहुत महीनता से कोई पूछता है कि जी कब तक खाऊं, खाता ही रहूं क्या, तो उसे बोल सकते हैं आप कि नहीं, आप 2 महीने खाएं, फिर 15 दिन का गैप देते हैं, फिर 2 महीने बाद खाएं, फिर 2 महीने के लिए खाएं, बीच में गैप देते हैं। तो जो पढ़े लिखे पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत
माइन्यूटली, बहुत सूक्ष्मता से पूछते हैं, वो इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ जी, इसके पीछे कोई बेस है, इसके पीछे कोई कारण है, इसलिए मना कर रहे हैं। और कारण यही होता है कि 2 महीने तक देने के बाद हमारे ब्लड में जो लेवल बन जाता है साइबेरियन जिनसेंग का, उसको हम फ्लैश आउट करना चाहते हैं। जब वो 15 दिन में कम हो जाता है, फिर दोबारा देते हैं, फिर वो दोबारा से एकदम से ब्लड लेवल बढ़ता है, तो फिर वो नए सिरे से फिर दोबारा हिम्मत देता है बॉडी के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि साइबेरियन जिनसेंग खाने वाले को बीच में गैप दे देना चाहिए कुछ दिन के लिए। तो आज की जो पढ़ाई थी या टॉक थी या जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थी, जो मैं रिसर्च में देखी हैं, उसका अब अंत है। यहाँ तक मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा और इससे आप अपने मतलब चीजें निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब, बहुत अच्छे से नोट किया है, एक चीज को आज नोट किया है, मैंने तो नोट किया है और सबने भी किया ही होगा। आपने आज बताया ही इतनी बारीकी से है, एक एक चीज को अलग अलग करके, तो सब कुछ नोट डाउन कर लिया है और ये हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत अच्छे से हम समझा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप अपने कीमती समय में से आपने अपने हमारे लिए समय निकाला, वो भी आप बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया से आप हमें बता रहे हैं इसके बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेला friends, जी, आप थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है, इसके लिए हम ग्रेट थैंकफुल रहेंगे आपके लिए अर्चना मैम। नहीं नहीं, मेरी Thank you वजह से very नहीं हो much. रहा, ये हमारे रेनेटर्स की वजह से हो रहा है सब कुछ, जो हम सब मिल गए हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी चलना चाहूंगी, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन फ्रेंड्स हम बता दूं, टाइम को ध्यान में रखते हुए आप कम से कम आधे मिनट से ज्यादा आप लोग नहीं लेंगे। हाँ, हम सुनील सर को जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अनुभव शर्मा जी के पास। अनुभव शर्मा जी का क्या कहना है हमारे इस टॉक के बारे में। तो अनुभव शर्मा जी, ग्रेट वेलकम है सर आपका, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। यस मैम। जी सर। मैम मेरा ये सवाल था, मैम हमारे एक रिलेटिव है मैम, धर्मवीर नाम है उनका। मैम हमने जी। अर्चना मैम को उनकी रिपोर्ट व्हाट्सएप करी है एंड उन्हें अभी मतलब वो कैंसर से जूझ रहे हैं मैम, तो उसमें हमें कुछ मतलब मैम सलाह चाहिए थी कि अगर एक गाइडलाइन मिल जाती मैम। जी सर, किस चीज का कैंसर है उनको? मैम वो मैम रिपोर्ट हमने दीपिका शर्मा के थ्रू मैम अर्चना मैम को भेजी है मैम, उनके व्हाट्सएप पे है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो अर्चना मैम के पास अगर है तो वो जरूर आपको इसका रिप्लाई करेंगे, दीपिका शर्मा के थ्रू ही आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैंसर कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, आप ये प्रोडक्ट यूज करवाइए। जो आप उनका मेडिसिन चल रही हैं, उन मेडिसिन को साथ साथ चलने दीजिए, तो बहुत जल्दी उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर? मैम कौन सी मेडिसिन कह रही हैं आप? अगर कोई मेडिसिन उनकी चल रही है तो इस टाइम कैंसर के लिए यस तो मैम, और बाकी मैम टेनेटस नोवा जरूर खिलाइएगा उनको। मैम ऑडियो क्लियर नहीं आ रही मैम, आप एक बार फिर से बोल सकते हैं? टेनेटस नोवा जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी हैं, जूम प्लेटफॉर्म जिसकी ओके, वजह से हम जुड़े हैं, तो वो रेनेटस नोवा कैप्सूल आप जरूर उनको समझ गया मैम। खिलाइएगा, तो यस जल्द से यस जल्द मिलेगा। ठीक है सर? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अनुभव जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे गुरु सुनील कुमार प्रजापति सर के पास। उनका ग्रेट वेलकम है, क्योंकि वो हमारे बीच में एक अचीवमेंट लेके आए हैं। वो एलिट बन चुके हैं, एलिट एग्जीक्यूटिव। तो एक बार मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ उन सबका वेलकम करने के लिए, तभी मैं उन्हें बुलाऊंगी। तो आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आप सब अनम्यूट होकर अपने हैंड से और रॉकी रॉकिंग। बेला मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल गुरुजी, आ रही है आपकी आवाज। रॉकिंग साथियों, हमारा सभी को नमस्कार। और मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, जो हमारी पूरी टीम को जो सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को।
और आज मैं बताना चाहूंगा कि अभी केवल मात्र 3 प्रोडक्ट के बारे में पता चला है जो इस रेंजर्स के अंदर डला हुआ है। पहला मैंगो स्टीन के बारे में हमने 2 दिन में पूरा किया, दूसरा मक्का रूट के बारे में, और तीसरा आज साइबेरियन जिनसेन, अभी इसमें 1 दिन और लगेगा। तो साथियों समझ लेना है, हम सभी साथियों को अपने दिमाग को बिल्कुल एक जगह स्थिर रख के डॉक्टर साहब को पूरा सुनना है। और डॉक्टर साहब से हमारा अनुरोध पहले दिन से ही है, जड़ी बूटियां डली हुई हैं 9 के बारे में पूरा करना है और पूरा हमारी पूरी टीम को सिखाना भी है। मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर साहब का, जो आज हमारे सभी साथियों को ट्रेनिंग की बात कुछ भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, बेला में बता रही मैं भी कर रही हूँ और भी बहुत सारे कर रहे होंगे साथी। क्योंकि फील्ड में जब भी हम निकलेंगे तो ये जो आप एक एक चीज को लिखेंगे, हर जगह जगह हर कदम कदम ये एक एक चीज अपने काम आने वाली है। बड़ी कामयाबी के लिए ये सब नोट्स तैयार करने होंगे, हर जगह। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बारम्बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि ये मेन बात, देखिए डॉक्टर साहब दिल्ली में थे, व्यक्ति सोचता मैं विदेश में हूँ, मुझे क्या पड़ी हुई है, लेकिन आज डॉक्टर साहब अमेरिका में रह करके और वहां से यहाँ पर जो अपनी रहे हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो साथियों ये बहुत बड़ी हर व्यक्ति कर सकता है जो हमारे डॉक्टर। सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है माधुरी जी। चलिए मैम, चलिए ठीक है, हो गया, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, आप आगे बढ़ाइए इसको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी ग्रेट नारी शक्ति की आन बान और शान, हमारी ग्रेट होस्ट गरिमा मैम के पास। गरिमा मैम अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती हैं आप। थैंक यू बेला मैम एंड रॉकिंग रेनेटर्स सभी पार्टिसिपेंट्स को। मैं गरिमा सिंह नवाबों की नगरी लखनऊ से आप सभी साथियों का वेलकम करती हूँ। जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, सम्मान है। और हमारे डॉक्टर साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, वो अपना कीमती समय निकाल के हम सभी साथियों को सिखा रहे हैं। अभी तक तो हम ये जानते ही थे बहुत अच्छे से कि रेनेटर्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें सारी चीजें पता थी, बट जिस तरीके से सर हमें एक एक बारीकी से बताते हैं और एक एक डिजीज के बारे में, एक एक बीमारी के बारे में वो हमें बता रहे हैं जिस तरीके से, तो सुनते सुनते जब तक 9 चैप्टर पूरे होंगे सर के, तो हम लोग खुद भी डॉक्टर बन जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। एंड अर्चना मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रेनेटर्स पे बिलीव किया और आपने ज्वाइन किया, और आज आपके साथ डॉक्टर साहब आज हमें मिल पा रहे हैं। तो प्रतीक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको हमारे बीच में लाए और आप हमारे डॉक्टर साहब को हमारे बीच में लाई। तो आज हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है, बहुत खुशी हो रही है ये सुन करके सर के सारे चैप्टर्स। तो थैंक यू सो मच एंड रॉकिंग रेनेटर्स। थैंक यू गरिमा मैम, थैंक यू। और हमें तो ऐसा लगता है जब चैप्टर सर बता रहे हैं कि चीज, तो लगता है जैसे हमें तो इन सब चीजों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, हम कुछ जानते ही नहीं है इसके बारे में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे हितेश जी हैं, उनके पास मैं नहीं चल जा पाऊंगी क्योंकि उनका माइक ही नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे ओमकार कश्यप जी के पास। ओमकार कश्यप जी, आपका ग्रेट वेलकम है सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग मैम, रॉकिंग मेरा आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल, मेरा आवाज आ रहा है जी? रॉकिंग मेरे सभी साथियों को मेरा रॉकिंग। और सबसे बड़े मैं तो अपने डॉक्टर साहब को रॉकिंग करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके जो हम लोगों को इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमारी नारी शक्ति, हमारी अर्चना अग्रवाल जी हैं, उनको भी मैं बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि नारियों ने सदियों से हमारे सीने को गर्व से चौड़ा किया है। और आज भी उन्हीं में से एक नारी हमारी अर्चना अग्रवाल जी हैं। और हमारे परम आदरणीय जो अग्रवाल जी डॉक्टर जी हैं उनको, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करके भी इतना दूर से भी हम लोगों का इतना सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अंकल जी, सही है, सही बात है आपकी। जी नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी अर्चना मैम के पास। क्या बात है अर्चना, अपने हैंड से आप अनम्यूट हो सकती हैं। ग्रेट वेलकम है मैम आपका। हाँ जी, रॉकिंग बेला जी। हेलो मैम, रॉकिंग आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है आवाज? जी मैम बोले। जी तो जो सभी
सभी लोगों ने डॉक्टर साहब को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बेला जी, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी थोड़े 2-3 दिन से, जब से मैं आपसे मिली हूँ, उसके बाद यहाँ आने से पहले मैंने 2-3 लोगों से मिली जो एमवे की मेडिसिन सेल कर रहे हैं, जो लोग मोदी केयर की सेल कर रहे हैं। डेली है, आई थिंक कोई विटामिन है, कोई मल्टीविटामिन है, लेकिन कोई भी बंदा उनको ये नहीं बता रहा, सिर्फ बेच रहे और बेच रहे और बेच रहे कि क्यों खानी चाहिए, क्या है इसके अंदर ऐसा, जो कि हमें ये नॉलेज डॉक्टर साहब के थ्रू मिल पा रही है। ये अपने आप में मेरे को बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम मेडिसिन के गहन डीप तक जाकर के और उसकी नॉलेज ले करके हम लोगों को पहुंचा पा रहे हैं, और हम लोगों के साथ जिरह कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्यों है। अदरवाइज और कंपनीज सिर्फ बेच रही हैं, सेलिंग का काम कर रही हैं, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप इस बारे में। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन जब आने से पहले मैंने लोगों से पूछा, तो उन्हें किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों देनी चाहिए, क्यों खानी चाहिए। बस क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए हैं, बेचो, बस खाली बेचने का काम करो। तो हमारा काम क्या है, हमारा रेनेटस बेचने का काम है, नो डाउट, लेकिन हमें उसकी नॉलेज मिल रही है। और अगर हमसे कोई पूछता है उसके बारे में, तो हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या पड़ा है और हमें क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे मैम, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा सर के पास। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आपको ग्रेट वेलकम है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जी, मैं भागवत में हूँ इस समय। भागवत पुराण का खूब अच्छा सा ज्ञान मिल रहा है, उसी में हमारे डॉक्टर साहब ने आज बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। और हमें लगता है कि जो हमारी गरिमा मैम कह रही है, वो संभवतः हम लोग कुछ % तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि डॉक्टर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और हाँ, कुछ ज्ञान लेके जानकारी लेना है, लोगों को बताने में सक्षम होंगे। तो और आपकी ग्रेट होस्टिंग, और गर्मा जी भी ऐसे होस्टिंग करती हैं जैसे अभी तारीफ भी कर रही थी डॉक्टर साहब की, तो जैसे कि फूल जड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल बहुत प्यारी आवाज है करीमा जी की। जी जी जी। और सर आपकी भागवत अच्छी चल रही है, मुझे लग रहा है आपकी भागवत बहुत अच्छी चल रही है। तो आप ठाकुर जी भी कृपा करेंगे आप हम पर? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये मैडम, यहाँ पर 40 साल से ये विष्णु यज्ञ हो रहा है, 5 कुंडी विष्णु यज्ञ हो रहा है, और 11 भागवतों का एक साथ आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ा। चलो सर, ठीक है सर, राधे राधे। हमारी तरफ से भी एक हाजिरी लगा दीजिएगा वहाँ पे राधे राधे बोलकर। बिल्कुल लग जाएगी, बिल्कुल तरक्की हो जाएगी मैम। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सीके दुबे सर हरिद्वार से। सीके दुबे सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, ग्रेट वेलकम है आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैम आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज। अच्छा मैम, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है और कंटिन्यू दे रहे हैं। आज उन्होंने साइबेरियन जंक्शन के बारे में बताया, बहुत ही सूक्ष्म जानकारी मिली है, तो मैंने पूरा ध्यान से सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करूंगा कि सारे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सबके बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। और नोट डाउन जरूर करना है सबको, नोट डाउन किए बगैर काम नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे शैलेंद्र शुक्ला जी के पास। शैलेंद्र शुक्ला जी, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, ग्रेट वेलकम है आपका। जी रॉकिंग। जी सर, बोलिए सर, रॉकिंग। मैम, ये डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल सर हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि सुनने में इतना अच्छा लगता है, क्या बताएं। लगता है कि हम लोग भी जैसे फील्ड में पूरा डॉक्टर साहब जैसे बताते हैं, जैसे 2-3 वीडियो हमने सुने डॉक्टर साहब के 2-3 मीटिंग में, जैसे माका रूट के बारे में बताया था और उसके बारे में मैंगोस्टीन के बारे में डॉक्टर साहब बताए थे। तो उनके बताने का एक अलग ही स्टाइल है। जब हम लोग फील्ड में उसी तरह बताते हैं ना, तो एकदम ध्यान से सुनते हैं लोग बाग। जी जी जी। तो जानकारी तो हमको बहुत लोग देते हैं और तमाम नेट में भी मिल जाती है, कई लोगों के मुख से सुन लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की अलग बात है। और इसके लिए अर्चना मैडम को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत बहुत आभारी हैं हम उनके, कि वो डॉक्टर साहब को हम लोगों के बीच में ले आई
और हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है मैम। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर, ये तो सही कहा आपने। बोलते हैं ना जिसका काम उसी को साधे, तो उनका जो काम है हमें मतलब ट्रेनिंग देने का, तो वो उनके मुंह पर अच्छा लगता है। जिस फील्ड की उनको नॉलेज है वो हमें देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें, और बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आता है। तो थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र शुक्ला जी। तो अब हम चलते हैं, हमारे आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। और जितने भी पॉइंट्स हम लोग सीख रहे हैं वो हमें नोट डाउन जरूर करने हैं। कभी भी हम लोगों की परीक्षा ली जा सकती है, तो कभी भी पूछा जा सकता है भी हम सर ने मैंगो स्टीन के बारे में कोई अच्छी ऐसी विशेषता बताई थी, या माकर उठ के कोई एक विशेषता आप बताइए, या साइबेरियन जिंक्शन के बारे में आप बताइए, कोई डिजीज का नाम लेके पूछ लेंगे, डिजीज किस क्या कौन सा इंग्रेडिएंट काम करता है। तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना भी है, साथ साथ बिल्कुल पढ़ना है आपको। तो एक बार मैं चलती हूँ हमारे चैट मैसेज की तरफ, जो कि हमारे बीच में बहुत से लोगों ने चैट मैसेज दिए हैं। थैंक यू वेरी मच चैट मैसेज देने वालों के लिए भी। तो नेक्स्ट सबसे पहला हमारा मैसेज है देहरादून से प्रतीक शर्मा जी बोल रहे हैं, अनुभव शर्मा जी गेस्ट हैं, इनका कोई सवाल है डॉक्टर साहब के लिए। तो सर वो बात हो गई है, रिपोर्ट भेजी है तो बात मेरी उनसे हो गई है सर। वो आपको बात जिनके थ्रू रिपोर्ट गई है उनके थ्रू उनको आंसर जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारे कौशलेंद्र द्विवेदी जी हैं, रॉकिंग सर। और अशोक शर्मा जी बोल रहे हैं ईटा से, क्या बात है सर, गजब का प्लान, गुड, वेरी वेरी नाइस सर। धीरज गुप्ता जी बोल रहे हैं रियली गुड जॉब ऑल रिनोवियंस। और तरुण शुक्ला जी बोल रहे हैं एमपी से, रॉकिंग बेला मैम, रॉकिंग, थैंक यू सर, थैंक यू एंड रॉकिंग टू यू। असगर आलम जी बोल रहे हैं गजब मैम, थैंक यू सर। रश्मि सिंह जी बोल रही हैं ग्रेट जानकारी सर। असगर आलम जी बोल रहे हैं मुंबई से, सुल्तान जी का वेलकम कर दीजिए। तो असगर आलम जी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सबका वेलकम एक साथ कर दिया है। और सुल्तान जी आपका भी ग्रेट वेलकम है, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। मैं एक बार आपके पास चलकर, क्योंकि हमारी मीटिंग हमारा प्रेजेंटेशन तो पूरी हो चुकी है, तो एक बार मैं आपके पास जाकर आपसे फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी। तो चलती हूँ, एक बार कुछ चैट मैसेज और आए हैं, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगी फीडबैक लेने के लिए सुल्तान जी के पास। चैट मैसेज जो आए हैं, संदीप प्रजापति सर ने बोला मैम मैं मीटिंग से बाहर हो गया था तो सारे मैसेज चले गए। कोई बात नहीं सर, जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और मेरा आज नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा आज बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। कालीचरण शर्मा जी बोल रहे हैं ग्रेट ग्रेट डॉक्टर साहब जी, रॉकिंग रिलेटर। और एडवोकेट वैभव मिश्रा जी बोले सुपर से भी ऊपर। संदीप प्रजापति सर फिर से बोल रहे हैं कि जबरदस्त जिंदाबाद। तो और सीके दुबे सर ने बोलना है भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में समृद्धि करता है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बार मैं हमारे धीरज गुप्ता जी बोल रहे हैं रियली गुड जॉब ऑल नोवेल्स। और जो सुल्तान जी का है, सुल्तान जी के पास सुल्तान जी का वेलकम कर दिया है मैंने, लेकिन उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है एक बार, जो कि हमारे नए गेस्ट हैं। सुल्तान जी वेस्ट बंगाल से, आप एक बार अनम्यूट होकर फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। वैसे वेलकम तो मैं सबका कर चुकी हूँ, लेकिन आप अपने हैंड से अनम्यूट होकर हमारे फीडबैक दीजिए कि आज सबसे अच्छी बात आपको हमारे डॉक्टर साहब की क्या लगी, अगर आप अनम्यूट हो पा रहे हो तो। चलो ठीक है, होस्ट तक अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो हम चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। सेशन यानी कि हमारे जो घर का सेशन शुरू होता है उसकी तरफ चलते हैं हम। एक बार मैं आप सबको दोबारा से अनम्यूट करूंगी, जिससे कि क्या होगा कि हम रॉकिंग रॉकिंग डॉक्टर साहब बोलते हुए, थैंक यू डॉक्टर साहब बोलते हुए हम अपने अपने काम के लिए निकलेंगे, मीटिंग को एग्जिट करेंगे। गरिमा मैम ने फिर से बोला है बेला मैम इज द ग्रेट होस्ट। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू, आप भी कुछ कम नहीं है। और लक्ष्मीकांत मौर्य जी ने बोला है ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर साहब। बेला मैम आप म्यूट हो गई हैं। बेला मैम आप म्यूट हो गई हैं। ओके मैं ही म्यूट हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं मैसेज जो मैंने पढ़े हैं वो मैसेज सारे कंप्लीट हो गए थे क्या मैम? ओके कोई बात नहीं। तो मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सब अनम्यूट हो जाइए। और संदीप सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज ये मीटिंग का एंड आप ही को करना है, क्योंकि आप होस्ट है। तो मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ हम सबको। रॉकिंग रेनेटर्स
रॉकिंग रॉकिंग रहने रॉकिंग डॉक्टर साहब रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग